हेलो दोस्तों, हाय। आज हम आपके सामने फिर हाजिर है एक नया लेक्चर लेके, और जिसका नाम है NSAID। ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, और इसमें से क्वेश्चंस भी कुछ पूछे गए हैं। इसके लिए हम लोग ये लेक्चर कर रहे हैं। अब इसका सबसे पहले तो फुल फॉर्म देख लेते। तो NSAID का फुल फॉर्म क्या है? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। ठीक है। अभी ये तो आप लोगों ने सुना ही है इसके बारे में, और आपने पढ़ा भी है ऑलरेडी आपके बी फार्म में। बट जैसे जैसे आपका गैप स्टार्ट होता है, आप लोग आहिस्ते आहिस्ते भूलना स्टार्ट कर देते हैं। इसके लिए मैं आपके लिए फिर से ले आया हूँ ये लेक्चर, जिसमें आप नॉट इन डेप्थ बट एटलीस्ट आप एक ऊपरी ऊपरी लेयर से पढ़ लेंगे कि NSAID में क्या होता है, कैसे होता है और क्या यूज़ है। सो NSAID का यूज़ तो आप सबको पता ही है। ठीक है। तो इसका यूज़ क्या है? ये एक पेन किलर है, इन्फ्लेमेशन में काम आता है, और आपके फीवर में काम आता है। ठीक है। आज मैं यूज से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग बोलेंगे कि सर जब भी कोई भी लेक्चर चालू करते उसके कॉन्ट्राइंडिकेशन, उसका डिसएडवांटेज, उसका क्या काम नहीं है, आप यही बताते रहते हैं। इसके लिए मैं सोचा कि आज मैं आपको पहले यूज से स्टार्ट करता हूँ। देखिए, यूज तो कोई पूछने वाला है नहीं, क्योंकि वो हमें आता है। तो एक बात आप समझ लीजिए कि जो हमें आता है वो कभी कोई नहीं पूछता है, जो हमें नहीं आता वही हमें सब पूछते हैं। ठीक है। तो आपके क्वेश्चंस एक्चुअली इस पे ही डिपेंडेंट करते हैं, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से मेडिकेशंस के क्या साइड इफेक्ट है। आपका एग्जाम इसी पे ही डिपेंडेंट है कि आप क्या यूज़ करते हैं, आपको क्या मेडिसिन दिया जा रहा है और आपको उसका साइड इफेक्ट क्या है। क्योंकि जब भी आपके यहाँ पे जब भी आपको पेशेंट्स मिलेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन करता है, या कौन सा ड्रग फूड इंट्रैक्शन करता है। ठीक है। जब आपको ये चीज़ पता होगा, ये आपका क्योंकि बेसिक है, ये फंडामेंटल्स है आपके। कोई भी मेडिसिन का यूज़ जान लेना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट उसमें क्या आपको साथ में नहीं लेना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये पता होगा आपको भी, क्योंकि अगर कोई भी पेशेंट हमसे आज के टाइम पे पूछता है कि ये इसके साथ में ले सकते हैं क्या, हम ब्लाइंडली ऐसा कॉन्फिडेंटली हाँ बोल देते हैं। बट अगर वही पेशेंट, समझ लीजिए, अगर वो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया और सपोज वो हमारे पास आया, क्या आप उतने ही कॉन्फिडेंटली वो मेडिसिन दे सकते हैं कि ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन ना हो? ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये एग्जाम को उस तरह से बनाया ही गया है कि आपको ये समझ में आए कि कौन से मेडिसिन का क्या यूज़ है और कौन से मेडिसिन किसके साथ में नहीं देना चाहिए। वैसे तो इन एग्जाम डेप्थ में नहीं, मतलब डिटेल सब कुछ नहीं पूछेगा, बट आपको ये पता होना ज़रूरी है। ठीक है। तो अभी हम लोग इसका यूज़ तो देख लिए, अब हम लोग देखते हैं कि कॉन्ट्राइंडिकेशन किस में है। तो ये NSAID इज स्ट्रांगली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन रीनल फेलियर। ठीक है। रीनल फेलियर में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो ये इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है। और क्या होता है इसमें? तो अगर आप NSAID लेते हैं तो इसमें क्या होगा, आपका सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन ज़्यादा हो जाएगा, विल इंक्रीज इन योर बॉडी। ठीक है। जब भी आप NSAID लेते हैं तो इसका रिटेंशन होगा ही होगा आपके बॉडी में, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होगा आपकी बॉडी में। और कुछ कुछ मेडिकेशंस है जिनका एक्शन कम हो सकता है, फॉर एग्जांपल हाइपरटेंशन मेडिकेशंस। ठीक है। तो ये अगर मेडिकेशन आप इसके साथ में ले रहे हैं तो उसका एक्शन कम भी कर सकता है वो। इसके लिए कहते हैं कि NSAIDs को आप हाइपरटेंशन मेडिसिन के साथ में मत लीजिए। ओके। और इन सम केसेस लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन, जो हमने कल पढ़ा था, मतलब जो हमारे पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़े थे, जो अल्सर में काम आता है एज एन एनालॉग। तो ये क्या करता है NSAID, वो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग का सिक्रेशन बंद कर देता है। जब उसका सिक्रेशन कम कर देगा तो ऑटोमेटिकली HCl कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, और HCl कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो क्या होगा? ऑफ कोर्स अल्सर होगा। तो इसके लिए हमें ये ध्यान देना है कि हम लोग इसको प्रोस्टाग्लैंडिन के साथ में भी नहीं ले रहे। अगर ले रहे तो उसके साथ में आप कोई ना कोई आप PPI साथ में रख रहे हैं, ताकि उसका HCl का कॉन्सेंट्रेशन बढ़े भी तो भी आपका आपको अल्सर का कोई प्रॉब्लम ना आए। फाइन, समझ में आ गया आपको ये? अब हम लोग इसके क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं। क्लासिफिकेशन में क्या है इसके? तो NSAID क्लासिफिकेशन में क्या आएगा आपका? पहले नॉन सिलेक्टिव COX-1 एंड COX-2 इनहिबिटर। सेकंड वाला आएगा आपका सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में आएगा इसका सबसे पहले एस्प्रिन, देन इंडोमिथासिन,
नेप्रोक्सेन, आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक, पायरोक्सिकैम, कीटोप्रोफेन। ठीक है। और कॉक्स 2 में आएंगे आपके सभी तरह के कॉक्सिब्स, यानी कि सेलिकॉक्सिब, इटोरिकॉक्सिब और जितने भी कॉक्सिब होंगे वो। ठीक है। और थर्ड क्लास में आएगा आपका पायरेटिक्स या एंटीपायरेटिक्स बोल लीजिए। ठीक है, जिसमें आएगा आपका पैरासिटामोल। फाइन। तो ये समझ में आ गया आपको, नॉन सिलेक्टिव, सिलेक्टिव और एंटीपायरेटिक्स। अब यहां पे हम लोग इसके देख लेते कि एस्प्रिन का एंटीडोट, अगर ओवरडोज हो गया तो एंटीडोट क्या देंगे इसका, विटामिन के। क्यों? एस्प्रिन क्या करता है एक्चुअली? एस्प्रिन एक पेन किलर तो है ऑफ कोर्स, बट उसको एज अ ब्लड थिनर भी लेते हैं इन अ वेरी माइन्यूट क्वांटिटी। यानी कि आपने देखा होगा कि एस्प्रिन 75 mg एंड 150 mg ये यूज करते हैं एज अ प्लेटलेट, एंटी प्लेटलेट के लिए। ठीक है। ये क्या करता है, खून पतला करता है। अगर आपका इसमें ज्यादा आएगा खून, अगर आप एस्प्रिन ज्यादा क्वांटिटी में अगर ले लेते तो क्या हो जाएगा, आपका खून का बहाव बढ़ जाएगा। जब खून का बहाव आपका बढ़ जाएगा तो क्या होगा, उसको रोकना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम लोग कल देख रहे थे हमारे जो पिछले लेक्चर्स में, जो हम लोग देखे कि हिपैरिन का जो वारफरिन है कैसे ब्लड को एंटीकोएगुलेशन में जैसे कि काम आता है। तो उसको अगर ब्लड को अगर रोकना है, या फिर उसका जो एंटीडोट था वो विटामिन के क्यू था, तो विटामिन के क्या करता है, उसका ब्लड का थिकनेस बढ़ा देता है। और जैसे ब्लड का थिकनेस बढ़ेगा वैसे ही आपका ये क्लॉटिंग करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। तो एस्प्रिन का एंटीडोट है आपका विटामिन के, वेयरएज इंडोमिथासिन is used for acute gout, same with naproxen। ठीक है, acute gout में काम आता है। बट आपका सेकेंड प्रायोरिटी, whereas इंडोमिथासिन विल बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है। अगर आपको गाउट के रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आता है कि विच इज द प्रायोरिटी, या फिर कोई भी मेडिसिन पूछता है, तो आपका इंडोमिथासिन सबसे पहले प्रायोरिटी पे होगा। ओके। अभी आइबुप्रोफेन की बात अगर किया जाए तो आइबुप्रोफेन का मैक्सिमम डोज है ओटीसी में। ठीक है, ओटीसी में 1200 mg, वेयरएज अगर प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन अगर डॉक्टर की तरफ से आएगा तो मैक्सिमम डोज 3200 mg भी हो सकता है। ठीक है। तो आपको क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। पहला ही तो ये रहेगा कि ओटीसी आप कितना मेडिकेशन आप आइबुप्रोफेन डिस्पेंस कर सकते हो, और सेकेंडली अगर प्रिस्क्राइब किया है तो कितना मेडिकेशन आप डिस्पेंस कर सकते हो, या फिर कितना मैक्सिमम डोज दे सकते हो फॉर आइबुप्रोफेन एज अ ओटीसी। अगर समझ लीजिए अगर क्वेश्चन में या ओटीसी या तो फिर प्रिस्क्राइब ये दोनों भी नहीं दिया, दैट मीन्स उन लोग ओटीसी के बारे में पूछ रहे हैं, तो आपको ये वाला सिलेक्ट करना होगा 1200 mg। ओके। वेयरएज डाइक्लोफेनेक का मैक्सिमम डोज है 200 mg। ठीक है। तो आप कोई भी पेशेंट को कोई भी मेडिसिन दे रहे हैं किसी भी तरह का, तो आपको ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि उसका मैक्सिमम डोज क्या है। अगर मैक्सिमम डोज नहीं पता होगा तो ओवरडोज हो सकता है, और ओवरडोज होने की वजह से इंसान को कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस चीज का ध्यान देना बहुत जरूरी है। ठीक है। और ये दोनों जो है पायरोक्सिकैम एंड कीटोप्रोफेन, दीज आर वेरी पोटेंट पेन किलर्स। अब हम लोग आ जाते हैं अपने सिलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर की तरफ। तो सिलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर क्या करता है? तो ये भी एक एक्चुअली देखा जाए तो ये सबसे सेफ और इफेक्टिव मेडिकेशन है किसी भी तरह दर्द में यूज करने के लिए। मोस्टली रिमेटॉइड में प्रॉब्लम आ गया या गाउट केस में प्रॉब्लम आ गया, बट हम लोग क्या करते मतलब हम लोग का जो प्रेफरेंस जो दिया गया वो इंडोमिथासिन है। बट यहाँ पर अगर देखा जाए तो सेलेकॉक्सिब और इट्रोकॉक्सिब और एनी ऑफ द कॉक्सिब्स, कोई भी अगर कॉक्सिब्स है, ठीक है, ये हम लोग हार्ट पेशेंट या फिर जो हार्ट पेशेंट को हम लोग नहीं दे सकते, यानी कि इनमें ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है। ठीक है। सो ऑल द कॉक्सिब्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर द हार्ट पेशेंट। तो अगर ये क्वेश्चन आता है आपको रिलेटेड टू योर हार्ट, तो आपको ये लिखना है। इफ वहां पे क्वेश्चन इस तरह से रह सकता है कि एक 65 ईयर ओल्ड का पेशेंट है जो
कोई भी हार्ट के रिलेटेड कोई भी एक मेडिकेशन दिया रहेगा उधर पे, ठीक है, तो आपको ये देखना है, वहाँ पे डायरेक्टली नहीं दिखा होगा कि वो हार्ट का प्रॉब्लम है, वहाँ पे आपको दिया रहेगा हार्ट का मेडिकेशन, शुगर का मेडिकेशन, और आपको साथ में देगा बीपी का मेडिकेशन। तो ये तीनों दिया रहेगा और साथ में पूछा होगा कि ये कॉक्सिब ले रहे हैं तो उसको ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, ये पूछ सकता है, या फिर ऐसा पूछेगा कि विच ऑफ द मेडिकेशंस कैन नॉट बी टेकन विद दिस मेडिकेशंस, ठीक है, तो वहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का कॉक्सिब दिया होगा, सो इन दैट केस कॉक्सिब्स, कोई भी कॉक्सिब रहेगा आपको वो सिलेक्ट करना है कि आप ये नहीं दे सकते हो। ओके, जैसे कि कल हम लोग ने ये भी पढ़ा था पायोग्लिटाजोन के बारे में, तो पायोग्लिटाजोन एंड योर कॉक्सिब्स, तो अभी आपके पास में दो ऑप्शंस हो गए, दो आंसर्स आ गए हैं, तो अभी सब ध्यान दिया कीजिए और लिखते जाइए साइड बाय साइड जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ। वैसे यहाँ पे पैरासीटामोल की अगर बात किया जाए तो पैरासीटामोल का मैक्सिमम डोज एडल्ट के लिए 4 ग्राम है, ठीक है, मगर एक बच्चू पेशेंट अगर होगा 2 इयर्स का बच्चा, तो उसके लिए क्या होगा मैक्सिमम डोज 1 ग्राम। गॉट इट? तो आपको मैंने सभी तरह के क्वेश्चंस बता दिए कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब ये बात करते हैं पीसीएम या पैरासीटामोल के ओवरडोज में हम लोग क्या इसका एंटीडोट देंगे। एंटीडोट इसका है एन एसिटिल सिस्टीन, ठीक है। सो अगर पीसीएम का अगर ओवरडोज हो जाता है तो हम लोग आपको देंगे, पेशेंट को देंगे एन एसिटिल सिस्टीन एज एन एंटीडोट। गॉट इट? तो ये हो गया उसका एंटीडोट। बट सेम एन एसिटिल सिस्टीन का एक्चुअली काम क्या है, वो एक म्यूकोलाइटिक है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन एन एसिटिल सिस्टीन में भी घुमा के पूछ सकता है, उसमें दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट, एन एसिटिल इज एन एंटीडोट फॉर, सो आपको ये पता होना चाहिए पैरासीटामोल। एंड सेकंड क्वेश्चन कि एन एसिटिल सिस्टीन इज यूज्ड एज, तो ये आपको पता होना चाहिए एज अ म्यूकोलाइटिक। सो यहां पे हम लोग वो भी लिख देते हैं, यूज्ड एज म्यूकोलाइटिक, तो आप ये भी लिख लीजिए, ठीक है, कि एन एसिटिल सिस्टीन का क्या यूज है और एज एन ये किसका एंटीडोट है। समझ में आ गया आपको ये? अब कुछ पॉइंट्स हैं या फिर एक तरह के क्वेश्चंस ही बता देते हैं कि एक तरह के क्वेश्चंस हैं, मैं आपको बता देता हूं, आप वो लिख लीजिए। तो सबसे पहले तो टी हाफ लिख लीजिए, एस्पिरिन का टी हाफ इज हाई, टी हाफ ऑफ एस्पिरिन इज हाई। क्यों? क्योंकि ये एकदम माइन्यूट क्वांटिटी में भी आपके ब्लड में बहुत लंबे टाइम तक का रहता है, ठीक है। इसके लिए आप कभी भी देखोगे जो भी एस्पिरिन लेता है वो डेली एक ही टैबलेट लेता है, तो एक टैबलेट में भी वो पूरे दिन भर रह जाता है आपके बॉडी के अंदर, उतना काफी है। सो टी हाफ ऑफ एस्पिरिन इज हाई। अभी एस्पिरिन हम लोगों को कॉन्ट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में। एस्पिरिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, व्हाई? बिकॉज दिस कॉजेस राइस सिंड्रोम। राइस सिंड्रोम, राइस सिंड्रोम किसको कॉज करेगा? माँ को नहीं, बच्चे को, जो बच्चा पेट में है, ठीक है। तो राइस सिंड्रोम ये कॉज करता है। अभी आप सिंड्रोम्स का भी एक पेज बना रहे होंगे, आप उसमें इसको ऐड कर लीजिए। ये पूछता है कि राइस सिंड्रोम कौन कॉज करता है, या फिर एस्पिरिन का कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी एंड व्हाट इज द सिंड्रोम इट कॉजेस। हम लोग G6PD के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। G6PD डेफिशिएंसी के बारे में आपने सुना होगा कि कोई पेशेंट्स होते हैं जो G6PD डेफिशिएंट होते हैं, ठीक है। तो G6PD डेफिशिएंट पेशेंट को क्या नहीं देना चाहिए क्योंकि वो हीमोलाइटिक एनीमिया कॉज करे, क्योंकि अभी हम लोग ये चैप्टर में इसके लिए हम लोग इसके बारे में लिख भी लेते हैं थोड़ा सा G6PD के बारे में। वैसे वो आगे आता रहेगा आपको, ये किसी तरह कोई एंटीबायोटिक्स काम कोई है और कई एंटी इन्फ्लेमेटरी है इसके लिए। अभी यहाँ पर मैं इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एस्पिरिन है, तो आपको मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ, VANPS, दैट इज वैम्प्स। सो वैनकोमाइसिन, एस्पिरिन, नाइट्रोफ्यूरोंटाइन, प्रीमाक्विन एंड सल्फोनामाइड, ठीक है। ये सब कॉन्ट्राइंडिकेटेड है G6PD पेशेंट में, ठीक है, G6PD डेफिशिएंट पेशेंट, ठीक है। सो G6PD डेफिशिएंट है जब भी पेशेंट होगा, सो उनमें सिर्फ ये इन्हीं मेडिसिन का नाम इसके लिए लिखा हूं
क्योंकि यही मेडिसिन मोस्टली एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे कि सल्फोनामाइड्स का जो भी एग्जाम्पल होगा, फॉर एग्जाम्पल सल्फोमिथोक्साजोल हो गया, सल्फोमिथोप्रीम हो गया, सो वो सल्फोनामाइड्स में आ जाता है आपका। प्रीमाक्विन इज एन एंटी मलेरियल ड्रग है। उसके बाद जो नाइट्रोफुरेंटाइन एक यूटीआई मेडिकेशन है, एक एंटीबायोटिक है जो यूटीआई में काम आता है। वैंकोमाइसिन एंड एस्पिरिन दिस बोथ आर योर सॉरी, एस्पिरिन आपका पेन किलर और वैंकोमाइसिन जो है आपका एंटीबायोटिक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि कौन से मेडिकेशन आपको G6PD में काम आएगा। ये हर चैप्टर में, अलग अलग चैप्टर में आपको दिया है कि वैंकोमाइसिन वहाँ पे दिया होगा कि G6PD डेफिशिएंट में आपको कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, फिर कहीं का नाइट्रोफुरेंटाइन आएगा वहाँ पे भी है। इसके लिए आपको सब चीज़ को मैं एक ही इसमें आपको ये कर दिया, ताकि ये आपको हमेशा याद रहे कि वैंस करके, वैंस ये याद रखिए, और आपका G6PD का डेफिशिएंट पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है, गॉट इट। तो इसी तरह से हम लोग अपना आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप ये लेक्चर जो भी आप सुन रहे या देख रहे, अगर आपको ये हेल्पफुल लग रहा है तो आप शेयर करें, इसे लाइक करें और मुझे सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।